स्वागत है आप सभी का मनी मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मनी मंत्रा में हमेशा की तरह आज भी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बताएंगे आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे सही निवेश का विकल्प, और साथ ही मिलवाएंगे एक खास मेहमान से जो कि देश की कामयाब बेटियों की मिसाल बनी है। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑन द शो के साथ। रिटायर होने के बाद भी फंसे हैं लोन के जंजाल में, मनी मंत्रा दिलाएगा आपको घर और गाड़ी के कर्ज से मुक्ति। देश की कामयाब बेटियों की मुहिम में आज ऐसी महिला जो लेकर आई हैं एक ऐसा ऐप, महिलाओं में निवेश को लेकर साक्षरता बढ़ाता है ये ऐप और दिलाता है उनको आर्थिक आजादी। आपका फाइनेंशियल गाइड मनी मंत्रा देगा आपके सवालों के जवाब। अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें 9619873567 पर। अपने सवाल वीडियो में रिकॉर्ड करके भी हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए मनी मंत्रा में आज रूबरू होंगे हम सबसे पहले दर्शकों के साथ, और आज के पहले आधे घंटे में हम देंगे उनके तमाम सवालों के जवाब। और इसके लिए हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया के डायरेक्टर फंड रिसर्च कौस्तुभ बेलापुरकर हैं। कौस्तुभ, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर। और देखिए नया साल शुरू हो चुका है, ऐसे में दर्शकों के अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेके बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि हम लगातार रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि ये साल शायद इक्विटी के लिए बेहतर ना हो, और अगर हो तो आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो में जो रिटर्न 2021 में मिला है वो मिले और उससे आगे बढ़े। तो चलिए शुरुआत करना चाहेंगे सवालों के साथ ही। और क्या हमारे पहले दर्शक राकेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? चलिए, तो यहाँ पर ये हमारे साथ फोन लाइन पर तो जुड़ नहीं पाए हैं कौस्तुभ। जब तक ये हमारे साथ फोन लाइन पर आते हैं मैं इनका सवाल आपको बता देती हूँ। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स शामिल किए हैं, जिसमें से मिरर एसेट, NYC फैंग ETF है, मिरर एसेट का ही इमर्जिंग ब्लू चिप है, और फोकस्ड फंड भी है मिराई का। इनके पास इसके अलावा HDFC का इंडेक्स सेंसेक्स फंड है, स्मॉल कैप है, और CGF फंड भी है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, फ्रैंकलिन फोकस्ड का भी इनके पास फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया का फोकस्ड इक्विटी फंड है, टाटा का डिजिटल फंड है, निपॉन का बैंकिंग फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप है, DSP टैक्स सेवर है, HDFC मिड कैप है। मेरे ख्याल से मैं आउट ऑफ ब्रेथ हो गई इनके फंड्स का नाम लेते लेते, इतने फंड्स का नाम नहीं मैं ले पा रही हूँ। तो ये पता नहीं उन फंड्स को ट्रैक कैसे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर डिवर्सिफिकेशन है इनके पोर्टफोलियो में। कौस्तुभ, मेरे साथ राकेश कुमार जी फोन लाइन पर नहीं है, वरना मैं जानना चाहती थी कि इन्होंने ये जो पोर्टफोलियो बनाया है लेटेस्ट डेट 2018 की दिखाई दे रही है, सबसे ओल्ड डेट। तो मेरे ख्याल से इन्होंने 2018 से ही इन्वेस्टमेंट की रणनीति शुरू की है। बहरहाल 20 साल में इनको चाहिए 10 करोड़ रुपए, और 20 लाख का एक मुश्त इन्होंने ये पूरा निवेश किया हुआ है। इतने सारे फंड की जरूरत होती है क्या पोर्टफोलियो में कौस्तुभ? हाँ जी, कविता के पोर्टफोलियो के हम फंड्स देखें तो आपने सही बोला कि काफी ज्यादा फंड्स हैं, पर जब हम फंड्स को देखें तो ऐसा कोई फंड नहीं है जो हमें लगता है उनको नेसेसरी एग्जिट करना चाहिए। तो मैं कुछ ऑब्जर्वेशन जो है उनके फंड्स के बारे में वो बोलना चाहता हूँ। उनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो कंस्ट्रक्ट है, पहले तो उनके पास कुछ इंटरनेशनल एक्विटी है, वो बहुत बेहतरीन है। 14-15% उनके नेशनल एक्विटी में, तो वहां पे कुछ एडिशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब डोमेस्टिक एक्विटी में उनके पास पड़ा हुआ है। बट वहां पे जब हम देखें, जैसे हम बोलते हैं लार्ज, वो काफी मिड और स्मॉल कैप के तरफ है। ऑलमोस्ट 50% जो 50% मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स या फंड्स में उनका भी एलोकेशन है। मेरे हिसाब से जितने भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो उनकी, मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा है। उनको 10% कम करना चाहिए, 40% तक लेके नीचे लेके आना चाहिए। तो जो स्मॉल कैप जो 2 फंड्स है उसमें से थोड़ा सा वो 20% तक वो नीचे आ सकते हैं। ये सबसे पहली बात हुई। उसके बाद जब हम देखेंगे उनके 2 जो
इन पर मैं थोड़ा खास थोड़ी विशेष टिप्पणियां देना चाहूंगा। वो है निपॉन बैंकिंग फंड, और एक टाटा डिजिटल फंड है जो टेक्नोलॉजी फंड है ना। ये दोनों सेक्टोरल फंड है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे इंडेक्स का वैसे भी काफी बड़ा भाव है, तो आ, उनका एक्सपोजर ऑलरेडी बाकी फंड्स में से बैंकिंग और बैंकिंग स्टॉक्स और बाकी ऐसे एनबीएफसी स्टॉक्स में काफी हो जाता है। तो इस फंड में जो उनका 12.5% है वो काफी ज्यादा है। मेरे हिसाब से वो कुछ 5% के करीब उनको नीचे लेके आना चाहिए। और दूसरा जो है डिजिटल फंड, जो आईटी फंड है, वहां पे भी मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर एलोकेशन है, मैक्सिमम 5% लेके आना चाहिए। और दूसरी बात जो है, इन दोनों फंड्स में उनको थोड़ा टाइमिंग का वो रखना पड़ेगा। अच्छा किया है। अब ऐसा नहीं हो कि वो रीसेंट परफॉर्मेंस को देख के इस फंड में आए हो और एक्सपेक्टेशन वो हो कि ऐसा ही रिटर्न आईटी स्टॉक से आता रहेगा। ये नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है सेक्टर जो रोटेशन होता है, आज एक सेक्टर अच्छा कर रहा है, कल दूसरा सेक्टर अच्छा करेगा। तो ये होता रहेगा मार्केट में। तो उनको उनको याद रखना पड़ेगा कि ये उतार चढ़ाव सेक्टर्स में भी होता रहेगा। इसलिए 5% मैक्सिमम हर सेक्टर में वो एक्सपोजर ले, और 2 सेक्टर से ज्यादा एक्सपोजर ना ले। तो ये दोनों फंड्स में उन्हें एलोकेशन जरूर कम करना चाहिए। तीसरा जो एक फंड है वो है फ्रैंकलिन फोकस्ड इक्विटी। अभी कुछ चिंता की बात नहीं है, पर अभी रिसेंटली एक फंड मैनेजर चेंज हुआ है उसमें। तो ये हम थोड़ा वॉच करेंगे उनके लिए कि अगर कुछ एग्जिट करना है, कि कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, अभी वो रह सकते हैं इस फंड में, बट बाकी आगे हम देखेंगे अगर कुछ चेंजेस उनको करने हैं इस फंड में। उनका जो गोल है, जो उन्होंने बोला है कि 20 साल में उन्हें 10 करोड़ करना है, वो काफी एग्रेसिव गोल है। और हमें लगता है अगर ये उनको मीट करना है, उनको हर साल 15 से 20% उनका एसआईपी अमाउंट बढ़ाना ही पड़ेगा। तभी उनका ये गोल फिर वो कंफर्टेबली मीट कर पाएंगे। तो ये कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जो राकेश जी को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा जब वो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस करने के लिए देखें। और राइट, चलिए, मेरे साथ फोन लाइन पर नहीं है, वरना मैं थोड़ा सा और बारीकी में इनसे सवाल पूछना चाह रही थी। और क्योंकि इन्होंने ये लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट में आगे इनका उद्देश्य क्या है, और इतनी बड़ी राशि को आप कह रहे हैं कि जो फंड मिक्स है वो तो सही है, लेकिन क्या आगे चलकर कोई और फंड भी डालना चाहिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा फंड्स हैं, तो अगर निवेश बढ़ाना हो तो इन्हीं में बढ़ाएं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है इन्हीं फंड्स में वो कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा जो फ्लेक्सी या लार्ज कैप फोकस फंड्स हैं उनमें थोड़ा पैसा बढ़ा सकते हैं। जैसे मेरा एसएस फोकस्ड हो गया, जिसमें थोड़ा सा वो बढ़ा सकते हैं मिड कैप फंड से निकाल के। या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसमें भी ज्यादा लार्ज कैप एलोकेशन है, ये थोड़ा सा वो डीशफलिंग कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। मुझे ये बताइए कि अभी तो इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है उसके मुताबिक आपको फंड्स की जो तादाद है, जो नंबर्स हैं, वो सही लगते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है जिसको देखकर कोई अपना पोर्टफोलियो बनाए, या जिसको देखकर कोई अपने पोर्टफोलियो में इतने सारे फंड्स शामिल करे। आइडियल पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए कौस्तुभ? कविता जी, मुझे लगता है अगर आप कुछ 6 से 10 फंड, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है अगर एसेट एलोकेशन मिक्स क्या हो, अगर फिक्स्ड इनकम भी डालना है या अंतरराष्ट्रीय इक्विटीज भी डालना है, तो थोड़ा सा डिवर्सिफिकेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा फंड्स लेने पड़ते हैं। और मुझे लगता है मैक्सिमम 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आइडियली 8 अगर फंड्स हो जाएं तो काफी हैं, मोस्ट पर्पसेस सर्व करते हैं। क्योंकि अगर आप एडिशनल फंड ऐड करें, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो नया फंड ले रहे हैं वो क्या नया आपके पोर्टफोलियो में ला रहा है। क्योंकि काफी टाइम क्या होता है कि लोग सोचते हैं अगर मैंने 2 फंड लिए हैं तो मेरे को डिवर्सिफिकेशन मेरे पोर्टफोलियो में मिल रहा है, पर अगर इन दोनों पोर्टफोलियो में काफी समानता है तो फिर वो डिवर्सिफिकेशन नहीं हुआ। आप बस एक एडिशनल फंड ऐड कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर डिवर्सिफिकेशन। तो ये थोड़ा बारीकी से इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। और जैसे हमने इस पोर्टफोलियो का देखा है, क्योंकि ये काफी डिफरेंट फंड हाउसेस के हैं, डिफरेंट फंड मैनेजर, तो उनके पोर्टफोलियोज का सिमिलैरिटी काफी कम है, तो वो एक अच्छी बात हुई। अगर आप सेम फंड हाउस से अगर 2-3 फंड लें तो ऐसा हो सकता है कि आपका डिवर्सिफिकेशन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जैसे उनका लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड होगा तो काफी सिमिलैरिटी होगी दोनों के पोर्टफोलियोज में।
चलिए, तो यहाँ पर तमाम बदलाव जो हमने रेकमेंड किए हैं राकेश जी को, और बहुत डिटेल्स नहीं है इनके उद्देश्य को लेकर, तो इसीलिए जो गाइडेंस फिलहाल दी है कौस्तुभ ने उसको आप माने। कोई और सवाल अगर आपको अपने इस जवाब में समझना है या जानना है तो अपना सवाल वापस हमें भेज सकते हैं। दिनेश श्रीवास्तव साहब हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिनेश जी, गुड इवनिंग सर, क्या हाल चाल? मैडम नमस्ते। हेलो मैडम नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम। हेलो, बहुत बढ़िया। तो सर आपकी उम्र 60 साल की है और आपके पास अभी 15 लाख रुपए हैं। जी। मुझे ये बताइए, आपकी 34,000 की ईएमआई में 70 महीने और बचे हैं, है ना? हाँ, 60 to 70 महीना बचा है। कितना है टोटल ईएमआई अभी आपके ऊपर बकाया? 34 मैडम, हर महीना। हेलो, 34 तो हर महीना आप ईएमआई चुकाते हैं। लोन की राशि कितनी बची है? लोन की राशि मैडम पता नहीं चल पाया, लेकिन करीब 70 मंथ जैसा बाकी है। ये आपको पता लगाना चाहिए। देखिए, आपने लोन लिया हुआ है, कितना बकाया है ये आपको ही नहीं, मेरे ख्याल से हर उस शख्स को पता होना चाहिए जिसने अपने ऊपर कर्ज ले रखा है। और देखिए, आप तो रिटायर्ड भी हैं, मेरे ख्याल से आपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में से ही ये 15 लाख रुपए बचाए हैं। जी हाँ, सही बोल रहे हैं आप, उसी में से। मैडम मेरा 20 जैसा है। ठीक है, तो सर मेरी बात मानिएगा, सबसे पहले तो लोन कितना बकाया है वो आप पता लगाइए। मेरे ख्याल से कौस्तुभ जो हमारे आज के गेस्ट हैं, जो आपको सलाह भी देंगे, वो भी यही कहेंगे। लेकिन आपका सवाल ये भी है कि 15 लाख रुपए जो आपके पास हैं, उससे आप लोन की अदायगी कैसे करें? जो आपके ऊपर फिलहाल कर्ज है उसको आप चुकाना चाहते हैं, तो 70 महीने हैं इनके पास। कौस्तुभ जो ये इन्होंने जो लिखा है, जो जानकारी हमें दी है, अब ऐसे में मुझे बताइए, 34,000 रुपए ये हर महीने ईएमआई दे रहे हैं। अब किस तरह से 15 लाख रुपए को निवेश करें ताकि इनकी न सिर्फ ईएमआई का प्रबंध हो जाए, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि इनका लोन भी जितनी जल्दी हो सके वो चुक जाए। क्योंकि देखिए, ये रिटायर्ड इंडिविजुअल है। अमूमन हम कहते हैं कि इस तरह की जिम्मेदारी आपको रिटायरमेंट से पहले निपटा देनी चाहिए, भले ही घर का लोन हो, गाड़ी का लोन हो, या बच्चों की शादी या उनकी पढ़ाई लिखाई क्यों ना हो, है ना। ज्यादा आर्थिक जिम्मेदारी अपने ऊपर रिटायरमेंट के बाद के लिए आपको नहीं रखनी चाहिए। इन सब प्रिंसिपल्स को, जो कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अहम मुद्दे कहते हैं, इनको फंडामेंटल पॉइंट्स कहते हैं इनको, कौस्तुभ, इनको ध्यान में रखते हुए हमें कैसे गाइड करना चाहिए दिनेश जी को? जी कविता जी, तो सबसे पहले तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा दिनेश जी कि उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वो 34,000 रुपए हैं वो का ईएमआई भर पाए? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पता करने के लिए। फिर उसके हिसाब से मैं उनके सवाल का जवाब दे सकूंगा। दिनेश जी, अगर आप सुन सकते हैं कौस्तुभ को तो बताइए, आपके पास क्या और कोई जरिया है कमाई का? मैडम हमको 35,000 हर महीना पेंशन मिलेगा। हेलो, तो 35,000 पेंशन में से 34,000 आप ईएमआई भर देंगे तो आपका घर का खर्च कैसे चलता है? हाँ, इसीलिए ना 15-16 लाख रुपए जो मैं लगाऊंगा उसी के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अच्छा, आप ईएमआई भरते रहेंगे 34,000 की, और 15 लाख जो हैं इनको इसके जरिए अपने घर का खर्च निकालना है। आपका घर का खर्च कितना होगा, आपने कुछ कैलकुलेट किया है दिनेश जी? मैडम मैं तो कैलकुलेट नहीं किया हूँ, लेकिन मैं कुछ अपना एक फंड तैयार किया हूँ अपने मन से, जिसमें मैं 5,000 एक्सिस ब्लू चिप में मैडम डाल कर रखा हूँ एट ए टाइम। हेलो, मेरे ख्याल से 15 लाख रुपए आपके पास जो आपने एकमुश्त है, जो आपने सवाल हमें भेजा है कौस्तुभ, इसकी प्लानिंग इनको हम करके देते हैं। जी कविता जी, तो ये ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में यहाँ पे ये है कि आपका जो लोन अभी चल रहा है, आपने बोला 7% का इंटरेस्ट है। अगर आपको हर महीने आपको अगर इनकम चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट से, तो आपको ये फिक्स्ड इनकम फंड, लो रिस्क लो वॉलेटिलिटी जो बोलते हैं, जिसका उतार चढ़ाव ज्यादा ना हो, उस टाइप के इन्वेस्टमेंट में आपको करना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी जब
आप इन्वेस्ट करने जाएं तो 5 से 6% से ज्यादा नहीं मिलेगा। और अगर आप उसको इन्वेस्ट करके 5 से 6% मिलके 7% का इंटरेस्ट दें तो ये मेरे हिसाब से सही बात नहीं रहेगी। तो मेरी सलाह ये है कि आप जितना भी लोन अभी आपकी क्षमता है आप प्रीपे कर पाए वो प्रीपे कर दीजिएगा। अब बाकी का जो बचा है आपके 15 लाख से, अगर आपका शायद अगर 18-20 लाख का लोन है तो उसमें शायद 12 लाख आप प्रीपे कर दीजिएगा और बाकी का आप इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपके ईएमआई का जो आउटफ्लो है महीने का, पहले तो वो कम हो जाएगा क्योंकि आपका प्रीपेमेंट अमाउंट कम हो जाएगा और फिर हम वो इन्वेस्ट कर पाएंगे फिक्स्ड इनकम फंड्स और थोड़े से इक्विटी में। तो ये मैं क्विकली थोड़ा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। अगर आपका अगर 18 लाख का लोन है और आपने 12 लाख वापस कर दिए हैं, प्रीपे कर दिए, तो आपके 6 लाख बचे हैं जिसपे आप ईएमआई देंगे। वो आप मंथली ईएमआई इन्वेस्टमेंट से दे सकते हैं। मेरे हिसाब से आप 80% आपको फिक्स्ड इनकम फंड्स में डालना पड़ेगा, जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हो गए या शॉर्ट टर्म और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। उसमें से आपको SWP ऑप्शन यूज करके महीने का आपको वहां से पैसा निकालना पड़ेगा और बाकी का आप थोड़ा लार्ज कैप इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, जिसे आपको नेक्स्ट 5 से 10 साल तक टच नहीं करना है। ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से जैसे मैंने बोला जितना भी आप प्रीपे कर सकते हैं अभी प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि 7% आप अगर पे कर रहे हैं और आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप म्यूचुअल फंड के मंथली प्लान से आप एक्सपेंसेस पे करें तो ये एक्चुअली गलत बात होगी। तो जितना क्षमता हो आप प्लीज प्रीपे कर दीजिए इस लोन। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी सी मदद मिली हो इस जवाब के जरिए, क्योंकि दिनेश जी थोड़ी सी ना सवाल में कमी है डिटेल्स को लेकर। हम नहीं जानते कि आपके पास कमाई का और स्रोत क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास 34,000 ही है आपकी ईएमआई और आपको 35,000 की पेंशन मिल रही है, तो आपके पास केवल 1,000 रुपये बचता है। तो जवाब आप मानिएगा जो आपको दिया है कौस्तुभ ने, लेकिन थोड़ी सी और क्लैरिटी अगर मिल जाए आपके सवाल पे तो बेहतर प्लानिंग करके हम आपको बता सकते हैं। दीपक, हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अभी। दीपक जी नमस्कार सर, क्या हालचाल आपके? कब से निवेश कर रहे हैं जो पोर्टफोलियो हमें दिया है? नमस्ते मैम। मैं 5-6 साल से निवेश कर रहा हूँ। मैंने कुछ फंड लेके रखे थे पहले, तो उनका मैं वो फंड मैंने आपको बोल के बताना चाहता हूँ। मैम एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, L&T इंडिया वैल्यू फंड, जो आपने नाम दिए हैं वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरे ख्याल से हम उसमें समय नहीं बर्बाद करते हैं और सीधा जवाब पर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। कौस्तुभ बताएं, इन्हें 2 करोड़ चाहिए, इनका गोल केवल वेल्थ क्रिएशन का है। और एक और चीज जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने डायरेक्ट स्कीम्स ली है म्यूचुअल फंड्स की। तो तमाम दर्शकों को मैं चाहती हूं कि आप जो समझाइश दें कौस्तुभ, उसमें सबसे पहले तो ये बताएं कि डायरेक्ट स्कीम्स का मतलब क्या होता है, किस तरह के निवेशकों को डायरेक्ट स्कीम्स के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, और फिर हम दीपक के जवाब पर जाएंगे। बताएं। जी जरूर करता है जी। तो डायरेक्ट स्कीम जो होते हैं वो एक टाइप ऑफ प्लान होता है म्यूचुअल फंड्स में, जहां पे आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड या कुछ ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, कोई बीच में एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता है। तो इन स्कीम्स की एक्सपेंस रेशियो जो होती है, सालाना एक्सपेंस होता है, वो रेगुलर प्लान से कम होती है। पर मैं दर्शकों को बस ये बताना चाहूंगा कि आप ये एक्सपेंस रेशियो बचाने के चक्कर में अगर आप में क्षमता नहीं है खुद डिसीजन लेने की कि कौन से फंड में निवेश करें या कब ज्यादा निवेश करें या कम निवेश करें, ये सब डिसीजन अगर आप खुद नहीं ले पाए तो बेहतर रहेगा कि आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। आपको थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस लगेगा पर वो एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो डिसीजंस रहेंगे वो बहुत ही बेहतर रहेंगे आपके लिए। तो ये बस मैं दर्शकों को कहना चाहूँ कि डायरेक्ट अच्छा होता है उन लोगों के लिए जो खुद डिसीजन ले पाए और उनको समझ हो कि कौन से फंड अच्छे हैं और कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करें। जो दीपक जी का पोर्टफोलियो हम देखें, पहले तो हम उनके गोल की बात करते हैं। उनका गोल है कि 2 करोड़ नेक्स्ट 5 सालों में उनका करना है। और अगर हम उनका करंट SIP अमाउंट देखें कुछ 50,000 महीने का है, तो मुझे लगता है ये काफी एग्रेसिव और थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा अनरियलिस्टिक गोल हो जाता है। हमें कुछ
एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए दीपक जी की आपको अगर ये गोल अचीव करना है आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहले तो आपको अपना टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा और काफी बढ़ाना पड़ेगा। 10 साल भी शायद कम रहे, 10 से 15 साल का आपको इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, सालाना आपको 15 से 25% आपका SIP अमाउंट बढ़ाना ही पड़ेगा अगर आपको ये 2 करोड़ का गोल मीट करना है। सबसे पहली बात ये, आपको अगर पोर्टफोलियो देखे फंड तो काफी ठीक ठाक है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। बस एक बात है, क्योंकि अगर हम एग्रेसिव वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, हमें अपना गोल रीच करना है, हमने टाइम होराइजन 15 साल अभी जैसे मैं बोल रहा था वैसे रखा है, तो हम मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा सकते हैं इस फंड में। और मैं देख रहा हूँ आपके पास ऑलरेडी एक DSP मिड कैप है, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप DSP मिड कैप में थोड़ा SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं। 10% में टोटल एक्सपोजर ज्यादा ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो वैल्यू का। और दूसरी बात, आप थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर लेना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर पराग पारिक के फंड के थ्रू ऑलरेडी है, पर आप अगर कोई US फंड नैस्डैक 100 मोतीलाल या कोटक का ले 6.5% तक, तो 10% तक आपका टोटल एक्सपोजर हो जाएगा। आप ये जरूर कर सकते हैं, तो आपको अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी मिलेगा और थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड मिड कैप एक्सपोजर भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर DSP मिड कैप में, जैसे मैंने बोला, आप 10% ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू तक आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये तमाम बदलाव और आपके गोल को लेकर थोड़ा सा रिवर्क करें कौस्तुभ की सलाह को लेकर। आगे बढ़ेंगे। विजेंद्र जी हमारे साथ, हमारे दर्शक हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, कैसे हैं? अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 26,000 रुपये कि आपने कहा है कि SIP कर रहे हैं 2014 से। आपने कहा कि आपने अपने निवेश को अब तक रिडीम नहीं किया है, तो ऐसे में रिडीम कब करना होगा? अभी तो आपने कहा है कि आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए मेरे ख्याल से और 6 साल हैं जिस लक्ष्य को आप अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, बेटी 6 साल की है। ओके ओके मैम, ये टोटल इसमें आपके पास मेरा वो तो डिटेल तो है ही, इसमें अभी तो मेरे को नहीं करना है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो ये अराउंड 55 एज और 60 ईयर के आसपास ही मेरे को करना होगा रिडीम। आपका जो टोटल पोर्टफोलियो का कॉर्पस हुआ है वो कितना है, वैल्यू कितनी है उसकी, और आपको बेटी की पढ़ाई के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी और कितना चाहिए है आपको? विजेंद्र जी, कितना चाहिए होगा आपको? और मैं इसमें और अगर 7-8 साल और काउंट कर लूं के आसपास मैं सम एश्योर्ड टोटल करना चाहता हूँ। चलिए, 2 करोड़ इनको और चाहिए 8 साल के बाद। कौस्तुभ जी, करता है। जैसे फिर मैं विजेंद्र जी का पोर्टफोलियो देखूं, पहले तो मैं फंड्स की बात करता हूं, फिर उनकी गोल की बात करता हूं। तो फंड्स तो काफी ठीक ठाक हैं। स्मॉल छोटे सेट ऑफ फंड्स हैं, बट अच्छे फंड्स हैं। कोटक का पकड़ लिया या मिराय या एक्सिस के जो फंड्स हैं, थोड़ा इंटरनेशनल फंड एक्सपोजर भी है, तो ये बढ़िया है। उनका जो गोल है, क्योंकि बेटी अभी 6 साल की है, मेरे हिसाब से 10 या 12 साल के बाद उनको ये रिक्वायरमेंट या जरूरत पड़ेगी फंड्स की। तो सबसे पहली बात तो इनको जो करंट SIP अमाउंट जो है 26,000 है, इनको काफी एग्रेसिवली आगे बढ़ाना पड़ेगा हर साल अगर 2 करोड़ का टारगेट मीट करना है। मेरे हिसाब से कुछ 15% पर ईयर से उनको ये इंक्रीज करना पड़ेगा। ये एक पहली बात। दूसरी बात, इनका पोर्टफोलियो हम देखें तो वापस काफी मिड और स्मॉल कैप में टिल्ट है। क्योंकि उनका एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, तो मेरे हिसाब से कुछ थोड़ा सा ट्रिमिंग चलेगा। तो अभी कुछ ऑलमोस्ट 50% के करीब है उनके स्मॉल एंड मिड कैप में। मेरे हिसाब से अगर 5-10% कम किया तो ज्यादा वॉलेटिलिटी कंटेन करने के लिए अच्छा रहेगा उनके पोर्टफोलियो में। ये एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। और दूसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उनका गोल जो है बेटी की एजुकेशन के लिए है, तो ये जैसे हम बोलते हैं, ये गोल उनको मीट करना ही होगा। वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे हम गोल के करीब आते जाएं, उनको इक्विटी से डेट में फिक्स्ड इनकम जो फंड्स बोलते हैं उनमें स्विच करना पड़ेगा। तो जब 5 साल बचे गोल के लिए, तो आप
अगर आपका 80% या 90% इक्विटी में है तो धीरे धीरे 80, 70, 60 तक लेते आए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका कॉर्पस काफी बढ़िया हो गया है पर मार्केट का उतार चढ़ाव हम सबको पता है। हमने देखा है मार्च 2020 में कैसे हुआ था। काश ऐसा ना हो, पर ये रिस्क ना लेने के साथ जो हम ग्लाइड पाथ बोलते हैं इन्वेस्टिंग का, आपको जैसे आप गोल के करीब आए आप इक्विटी से फिक्स्ड इनकम में आपका पैसा स्विच करते जाएं धीरे धीरे। तो जैसे आपकी बेटी की पढ़ाई का टाइम आए आपका पैसा रेडी हो और उसमें कुछ वॉलेटिलिटी या कुछ उतार चढ़ाव ज्यादा ना हो। ऑलराइट, मुझे थोड़ा सा ये समझना है कि इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू इनको और कितना बढ़ाना चाहिए अपना निवेश? कविता जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, प्लीज आप वापस रिपीट कर सकते हैं? इनको अपनी एसआईपी और कितनी बढ़ानी चाहिए? उनको मिनिमम 15%, मेरे हिसाब से 15 तो % पर ईयर उनको बढ़ानी ही चाहिए, पर ऑन द सेफ साइड अगर रहने के लिए 20%, क्योंकि जो हम बोलते हैं बफर बिल्ड करने के लिए वो अच्छा रहेगा। 15 से 20% हर साल उनको बढ़ानी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ फोन लाइन पर आ जाएं। सत्येंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सत्येंद्र जी नमस्कार सर, क्या हालचाल? सत्येंद्र जी कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, बढ़िया मैम, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा है। तो अभी आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसके मुताबिक 18 साल के बाद आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए, ठीक है? और जी आप एसआईपी कर रहे हैं हर महीना, है ना? जी मैम। कब से निवेश कर रहे हैं आप इसमें? मैम 2.5 साल हो गए। 2.5 साल है। 18 साल के बाद आपको किस पर्पस के लिए चाहिए होंगे ये पैसे, 1 करोड़ राशि? ये मैम बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिएगा और बेटे की शादी करनी है। बेटी की पढ़ाई और शादी। अब ऐसे में जो फंड मिक्स आपने बनाया है अपने लिए, वो आपने खुद एनालाइज किया है? आप खुद इन फंड्स को ट्रैक करते हैं या आपने किसी आर्थिक सलाहकार की मदद ली है? मैं खुद ट्रैक करता हूँ। मुझे यही जानना था कि पोर्टफोलियो मेरा सही है या ओवरलैप है या इसमें कुछ चेंजिंग की जरूरत है। चलिए, काफी जागरूक इन्वेस्टर लगते हैं ये, पढ़ाई लिखाई भी खुद ही करते हैं। कौस्तुभ, क्या सलाह होगी इनके लिए? सबसे पहले तो बताएं कि इनका फंड्स का जो मिक्स है, पोर्टफोलियो मिक्स है, वो कैसा है? कविता जी, एक्चुअली फंड्स मिक्स काफी बढ़िया है, तो मैं सत्येंद्र जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि कोटा क्या मेरा है एसबीआई के, तो ये मिशन जो है फंड्स का काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। उनका गोल भी मेरे हिसाब से अचीवेबल है। उनको बस जो स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं 10% से अगर वो हर साल 10% से भी बढ़ाएंगे तो काफी कंफर्टेबली उनका गोल मीट हो जाएगा। बस एक चीज है, क्योंकि उनका काफी लंबा गोल है, 18 साल का गोल है, मैं दो जो रिकमेंडेशंस करूंगा पोर्टफोलियो में। पहले तो यहाँ पे उनका मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर थोड़ा कम है। उनके रिस्क एपेटाइट से अभी कुछ 30% है, वो 35 to 40% तक ले जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन है। और दूसरी बात जो वो कर सकते हैं, वापस अंतरराष्ट्रीय फंड में, जैसे मैंने बोला नैस्डैक 100 जो यूएस के फंड हैं, वो उनमें से 5 या 10% वहां पे भी ऐड कर सकते हैं डिवर्सिफिकेशन, ज्योग्राफिकल डिवर्सिफिकेशन के लिए। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं उनके पोर्टफोलियो के लिए। बाकी काफी अच्छे फंड्स हैं, तो कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी एसआईपी की जो अमाउंट है हर साल 10% से जरूर बढ़ाइएगा, आप कंफर्टेबली अपना गोल मीट कर सकते हैं। और जैसे हमने पिछले सवाल में भी बोला, क्योंकि बेटी की एजुकेशन के लिए ये नो कॉम्प्रोमाइज वाला गोल है। जैसे आपके 12-13 साल हो गए, आप अपना इक्विटी का एलोकेशन कम करते जाएं, तो जैसे 18 साल
खत्म हुए आपकी काफी अच्छी जमा पूंजी हो जाएगी, जिससे आपकी बेटी बहुत ही बढ़िया एजुकेशन ले सकती है। बिल्कुल, मेरे पास एक और सवाल बचा है कौस्तुभ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि हम जो हमारे शो की प्रथा भी है, निवेश गुरु मंत्र की ओर रुख करें। तो निवेश गुरु मंत्र के जरिए हम आपको निवेश से जुड़ी बारीकियों को मंत्र के रूप में समझाते हैं और हमारे मेहमान हर शो में एक निवेश का गुरु मंत्र देते हैं। कौस्तुभ, आपका आज का गुरु मंत्र क्या होगा? जी कविता जी, तो मैं अंग्रेजी में और हिंदी में भी समझाऊंगा। तो जो अंग्रेजी का जो गुरु मंत्र है कि टाइमिंग द मार्केट, इसका मतलब ये वो है या कि आप निवेश कब करें, उतार चढ़ाव होता रहता है, आपको काफी समय तक निवेश करना है। डटे चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है कौस्तुभ के साथ, लेकिन टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट। ये बहुत ही अहम सीख जो आपने दी है, यानी बाजार में अपने निवेश को लंबे समय तक आपको बनाकर रखना है, ना कि जब बाजार में उतार चढ़ाव हो तो उसके मुताबिक आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो में भी तब्दीली करनी है। लेकिन हम आगे बढ़े आखिरी सवाल की ओर। मंजू को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना सवाल हमसे फोन लाइन पर पूछ सके, लेकिन वो अभी हमें फोन लाइन पर मिल नहीं रही हैं, तो उनका सवाल हमारे पास है, जो कि कौस्तुभ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इन्होंने अपने 1 साल के बच्चे के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं और SBI ब्लू चिप है इनके पास, SBI का फोकस्ड फंड है और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी है, टाटा AI कैपिटल गारंटी प्लान भी इनके पास है, मेरे एसेट का फोकस्ड फंड है इनके पास, और इन्होंने अभी ही मेरे ख्याल से अपनी बेटे की पैदाइश के समय से ही इन्होंने शायद इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की शुरुआत की है। 2021 में कह रही हैं कि इन्होंने तमाम SIPs शुरू की हैं। कितने सालों के बाद कितनी रकम की ज़रूरत होगी उसकी जानकारी मेरे पास फिलहाल तो नहीं है, लेकिन पूछ रही हैं कि जो पोर्टफोलियो बनाया है फंड्स के लिहाज से वो कैसा है। तो उनका जो लॉन्ग टर्म जो होराइजन है, बहुत ही बढ़िया बात है कि उन्होंने पहले से ही चालू कर दिया है अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। तो मेरे हिसाब से जब हम पोर्टफोलियो देखें, वापस वही सुझाव रहेगा कि मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया रहता है, उनका थोड़ा एलोकेशन कम है, हम वहां पे जरूर बढ़ाना चाहेंगे उनका। और मेरे हिसाब से 10% से वो आराम से अपने पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप फंड्स बढ़ा सकते हैं। और कुछ नाम जो हमने बताए, HDFC स्मॉल कैप में से वो क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, हम उनका अगर क्षमता है तो हम जरूर बोलेंगे कि उनका एलोकेशन, SIP एलोकेशन, जैसे हम पहले भी बोल रहे थे कि हर साल आपको बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है, आपकी बचत बढ़ रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़नी चाहिए और ज्यादा बढ़नी चाहिए आपकी आमदनी की बढ़ाव से, क्योंकि आप ज्यादा बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको आगे की पुश्तों के लिए सेव करना है तो आप जल्दी चालू कीजिए और पहले ही अच्छे से सेव कीजिएगा, तभी आपकी आगे जाके काफी अच्छी बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट रकम हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी बात है। तो इसलिए हम सबको बोलते हैं कि SIP अमाउंट हर साल 10 या 15% से जरूर बढ़ाइए, और मंजू जी को भी ये करना चाहिए। बाकी उनके फंड जो हैं वो काफी अच्छे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक उनका जो टाटा AI कैपिटल गारंटी है, जो एंडाउमेंट प्लान मेरे हिसाब से है, और वो शायद वो चेक कर सकती हैं डिटेल्स क्या है, जो 5 या साल में शायद मैच्योर हो जाएगा, वो उनको देखना है कि क्योंकि उनका लंबा होराइजन है और ये एंडाउमेंट प्लान में उनको फिक्स्ड इनकम टाइप रिटर्न मिलेगा, तो अगर वो जब भी वो या वो मैच्योर हुआ तो वो जाके वहाँ कोई इक्विटी फंड में निवेश कर इस फंड का, क्योंकि तभी भी 10-12 साल रहेंगे उनके गोल के लिए। ये दूसरी बात है जो उनको याद रखना पड़ेगा।
ऑलराइट कौस्तुभ, जितना हमारे पास डिटेल्स थी उसके मुताबिक हमने मंजू जी के सवाल का जवाब दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि वो इस वीडियो को यूट्यूब पर देखें, लेकिन वो तमाम दर्शक जो कि कौस्तुभ के सवाल नहीं सुन पाए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मनी मंत्रा की प्लेलिस्ट में तमाम शोज देख सकते हैं। इसी के साथ कौस्तुभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग में सहायता की। लेकिन वो तमाम दर्शक जो अभी अपने सवाल हमसे नहीं पूछ पाए हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप करें जल्दी से अपने सवाल हमको 9619873567। अपने सवाल को वीडियो के जरिए भी पूछ सकते हैं। कैमरा में जाइए, वीडियो मोड में वीडियो शूट कीजिए और व्हाट्सएप पर अपना सवाल शूट करके हमें अपलोड कर दीजिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।